हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेयर। एजुकेयर करंट अफेयर्स में आज हम डिस्कस करेंगे 3 जून के करंट अफेयर्स। कैसे क्या रहेगा सेशन, टोटल 18 न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। इनसे रिलेटेड स्टैटिक को भी कवर करेंगे, पिछले दिनों में जो न्यूज़ रही थी उनको भी कवर करते हुए चलेंगे। मेनली आपके बैंकिंग एग्जाम के लिए खास इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर आपको इन सेशंस की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ID आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अन्यथा आप सर्च कर लीजिए एजुकेयर करंट अफेयर्स और आप ज्वाइन कर लीजिए। बढ़ते हैं आज की पहली न्यूज़ की तरफ। आज की पहली न्यूज़ है, प्रोजेक्ट वृत्तक ऑफ BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटेड एक्सकवेशन ऑफ नेचीपू टनल। नेचीपू टनल कहाँ स्थित है? वह अरुणाचल प्रदेश में है। और प्रोजेक्ट वृत्तक ये इसी का लास्ट एक्सकवेशन ऑफ द नेचीपू टनल का ये प्रोजेक्ट है और इसे रिसेंटली कंप्लीट कर लिया BRO ने। और इसका लास्ट एक्सकवेशन का मतलब है अब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है। और ये कहाँ स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में है और अरुणाचल प्रदेश में भी वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। आप ये मैप देख सकते हैं, यहाँ पे मैप में यहाँ पे है वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट और यहीं पे ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। और हमने कुछ दिनों पहले क्या कल परसों ही हमने पढ़ा था कि यहीं पर चाइना के जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। ये वहाँ पर भी एक टनल बनने जा रहा है जिसका नाम है सेला टनल। ये भी कंप्लीट होने वाला है, इस 2022 के अंत तक ये कंप्लीट हो जाएगा सेला टनल। तो 2 टनल हो गए अरुणाचल प्रदेश में, एक तो हो गया नेचीपू टनल और एक हो गया सेला टनल। और अगर हम बात करें नेचीपू टनल की तो ये 500 मीटर लॉन्ग है और ये सेला टनल था, इसकी जो लंबाई थी वो थी 980 मीटर और इसकी है 500 मीटर। 1300 मीटर की हाइट पर स्थित है ये सेला टनल। लेकिन ये जो अपना नेचीपू टनल है ये स्थित है 5700 फीट की ऊंचाई पर। ये याद रखिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम पूछे तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा प्रोजेक्ट वृत्तक किसका है, तो आंसर होगा BRO का। और ये किस टनल से रिलेटेड है, तो नेचीपू टनल से है। नेचीपू टनल कहाँ स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये D शेप का एक प्रोजेक्ट टनल है, D शेप में है ये टनल। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ में पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में अभी रिसेंटली गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर अमित शाह विजिट किए थे और इन्होंने अरुणाचल प्रदेश को ज्वेल इन इंडियाज़ क्राउन की उपाधि दी थी, ज्वेल इन इंडियाज़ क्राउन। और रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में 51 फीट की ब्रॉन्ज स्टेचू का इनॉग्रेशन किया था। और ये ब्रॉन्ज स्टेचू है वह है शेख परशुराम की। और शेख परशुराम की इस स्टेचू को इनॉग्रेट किया गया है परशुराम कुंड में। और परशुराम कुंड कहाँ पे स्थित है? लोहित डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ईटानगर इसकी कैपिटल है और पेमा खांडू यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। BD मिश्रा यहाँ के गवर्नर है। इतना आप याद रखिए। अगली न्यूज़ है, महाराष्ट्र टॉप्ड इन GST रजिस्ट्रेशन बाय बिजनेसेस एंड डीलर्स। देखिए सिंपल भाषा में बात यह है कि 2017 से लेकर 2022 के बीच में सबसे ज़्यादा किस राज्य ने रजिस्ट्रेशन किया है GST के मामले में, तो अगर हम नॉर्मल रजिस्ट्रेशन की बात करें तो महाराष्ट्र ने इसे टॉप किया है ओवरऑल कंप्लीट कैटेगरी में। लेकिन अगर दूसरी कैटेगरी है कि स्मॉल ट्रेडर्स के मामले में किसने टॉप किया है, तो आंसर बनेगा उत्तर प्रदेश। स्मॉल ट्रेडर्स का मतलब है ट्रेडर्स जो क्वार्टरली GST कलेक्शन GST पे करते हैं उन्हें बोलती है स्मॉल ट्रेडर्स। और उनमें यूपी ने टॉप किया है। यूपी ने 16,90,000 लोगों को रजिस्टर किया है, जबकि महाराष्ट्र ने कंप्लीट कैटेगरी में 14,80,000 को कवर किया है। इतने रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो। उसके बाद अगर इस ओवरऑल कैटेगरी में सेकंड नंबर पर यूपी, थर्ड नंबर पर गुजरात और फोर्थ नंबर पर तमिलनाडु ने इसमें टॉप किया है। इतना आप याद रखिए। जस्ट रिमेंबर कि महाराष्ट्र ने GST रजिस्ट्रेशन में टॉप किया है। और अगर स्मॉल ट्रेडर्स में बात करें तो यूपी ने इसमें टॉप किया है। महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे। अगली न्यूज़ है, महाराष्ट्र बिकम द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। देखिए हर साल उत्तर प्रदेश टॉप पर आता था, लेकिन इस बार कौन टॉप पर आया? महाराष्ट्र किस साल में? 2021-2022 यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 में महाराष्ट्र ने इसे टॉप किया है शुगर के मामले में। रीज़न क्या है? देखिए एक है एथेनॉल प्रोडक्शन, एथेनॉल ब्लेंडिंग। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग के कारण उत्तर प्रदेश के जो किसान है वह शुगर कैन को एथेनॉल के लिए यूज़ कर रहे हैं, शुगर को यानी कैन्स को। और इसी कारण शुगर वहाँ पे कम प्रोड्यूस हुआ है। और महाराष्ट्र में ज़्यादा प्रोड्यूस होने का ये भी कारण है कि वहाँ पे मानसून टाइम पे आया और लोगों ने इस बार ज़्यादा प्रोडक्शन करने की भी, जो मानसून के कारण उन्होंने ज़्यादा प्रोडक्शन भी किया। तो ये कारण है कि महाराष्ट्र टॉप पर आया। तो याद रखिए कि शुगर के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर है, तो आंसर बनेगा महाराष्ट्र। फिर सेकेंड नंबर पर तो उत्तर प्रदेश है ही। इतना आप याद रखिए।
अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो ब्राज़ील सबसे ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस करता है, उसके बाद इंडिया सेकंड पोजीशन पर आता है। शुगर के मामले में सबसे ज़्यादा शुगर इंडिया में सेकंड पोजीशन पर प्रोड्यूस किया जाता है, ये भी आप याद रखिए। और अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के अनुसार मशरूम सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा मशरूम प्रोड्यूस कर रहा है? बिहार। बिहार इसे प्रोड्यूस कर रहा है और महाराष्ट्र इस रैंकिंग में सेकेंड नंबर पर है और थर्ड नंबर पर है ओडिशा। ओडिशा वह राज्य जो पिछले साल टॉप पर था, अब ये थर्ड पोजीशन पर आ गया है। और रिसेंटली कॉटन की न्यूज़ आई थी, उस कॉटन की रिगार्डिंग भी अगर बात करें तो गुजरात सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस करता है। कॉटन सबसे ज़्यादा गुजरात प्रोड्यूस करता है। ये ब्लैक माटी, काली माटी में प्रोड्यूस किया जाता है और गुजरात में ही सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में एक गांव है जिसका नाम है मानघर। मानघर एक गांव का नाम है, मानघर। और मानघर वह राज्य बन गया जिसे KVIC ने विलेज ऑफ हनी का स्टेटस दिया है। विलेज ऑफ हनी का स्टेटस किस पहला गांव बन गया है विलेज ऑफ हनी, इसका नाम है मांगर। और मांगर कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है सतारा डिस्ट्रिक्ट में, सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ये आप याद रखिए। और महाराष्ट्र ने रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम है जीव हाला। इनमेंट्स के फैमिलीज़ को लोन देने के लिए ये लॉन्च की गई थी। महाराष्ट्र ने एक और एप्लीकेशन लॉन्च की थी जिसका नाम है माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन। और ये देश का पहला इस प्रकार का सिस्टम है जो बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके जो आंगनवाड़ी में जो सुविधाएं मिलती थी उनको, अगर वह दूसरे राज्य में भी चले जाते हैं तो वो सुविधाएं उनको वहाँ पर भी मिलेगी। इस प्रकार का इनिशिएटिव, इस प्रकार की एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया जिसका नाम है माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में जरूर। अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया तो उसको भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया पोस्ट डिलीवर्ड मेल यूजिंग ड्रोन इन गुजरात। देखिए, ड्रोन के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में भी क्या किया गया कि जो इंडिया पोस्ट है, इंडिया का जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑन किया जाने वाला इंडिया पोस्ट, और ये जो कि कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, इसने क्या किया है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में दो गांवों के बीच क्या किया है, एक मेल को ट्रांसफ़र किया है, मेल को एक गांव से दूसरे गांव में भेजा है। और ऐसा करने वाला गुजरात पहला राज्य और पूरे इंडिया में पहला राज्य बन गया है गुजरात। तो याद रखिए कि इंडिया पोस्ट ने सबसे पहले ड्रोन से मेल, या हम कह सकते हैं कि पोस्ट किस राज्य में पहुंचा है, तो आंसर बनेगा गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में इसे ऐसा किया गया है, याद रखिए। और रिसेंटली अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने एक लोन दिया था किस प्रोजेक्ट के लिए, श्रेष्ठ प्रोजेक्ट के लिए। और श्रेष्ठ प्रोजेक्ट के लिए कितना अमाउंट दिया था, $350 मिलियन। हालांकि प्रोजेक्ट $500 मिलियन का है, लेकिन $350 मिलियन वर्ल्ड बैंक ने दिया है। और रिसेंटली न्यू डेवलपमेंट बैंक अपनी ब्रांच खोलने जा रहा है, संघाई में इसका हेडक्वार्टर, लेकिन ये अपनी ब्रांच खोलने जा रहा है गुजरात की गिफ्ट सिटी में ये खोलने जा रहा है, ओपन करने जा रहा है, जो कि गांधीनगर में स्थित है। और रिसेंटली एक गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बहरूच डिस्ट्रिक्ट है। और बहरूच डिस्ट्रिक्ट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उत्कर्ष समारोह को इनॉग्रेट किया था बहरूच डिस्ट्रिक्ट में, जो कि कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है। और गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है, गुजरात को राज्य है, डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है सांबरकाठा। और सांबरकाठा में पहला इंडिया का सबसे बड़ा लिथियम ऑन बैटरी प्लांट प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया इस प्लांट ने, जो कि कहाँ स्थित है, सांबरकाठा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और वह कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है, लिथियम ऑन बैटरी प्लांट। अगली न्यूज़, Assam Rifle has signed a tripartite MOU to establish लेट कैप्टन एन कैनगुरुसे MVC महावीर चक्र अवॉर्डी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड वेलनेस इन नागालैंड। देखिए, एन कैनगुरुसे जो कि नागालैंड से थे, और ये 1999 के जो कारगिल युद्ध था उस युद्ध में इनके एक्सेप्शनल वर्क के लिए इन्हें पहले तो महावीर चक्र दिया गया। और इन महावीर चक्र अवॉर्डी के नाम पर ही रिसेंटली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड वेलनेस कहाँ ओपन किया गया, ये नागालैंड में ओपन किया गया, इनकी जन्मभूमि यानी नागालैंड में इसे ओपन किया गया। और ओपन करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है आसाम राइफल ने इसे इनॉग्रेट किया है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड वेलनेस इन नागालैंड। और कैनगुरु से जो कि नागालैंड से है, इतना आप याद रखिए।
आसाम राइफल का हेडक्वार्टर शिलोंग में है और इनके जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है प्रदीप चंद्र नायर। प्रदीप चंद्र नायर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा कि पूछा जा सकता है कि आसाम राइफल ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द लेट कैप्टन कैन गुरु से कहाँ ओपन किया गया, तो नागालैंड में ओपन किया गया। अच्छा, महावीर चक्र जो कि वॉर टाइम में दिए जाने वाला सेकंड हाईएस्ट ऑनर है और पहला ऑनर है, जो फर्स्ट नंबर पर ऑनर आता है वह आता है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र सेकंड पर आता है महावीर चक्र, जो कि वॉर टाइम पर दिया जाता है। इतना आप याद रखिए। और आसाम की बात करें तो आसाम में रिसेंटली होम मिनिस्टर ने एक न्यूज़पेपर, आसाम का ऑफिशियल न्यूज़पेपर लॉन्च किया था जिसका नाम है असोम वार्ता। असोम वार्ता उस न्यूज़पेपर का नाम है, तो ये भी आप याद रखिए। अगली न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड इंडियाज़ बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल नेम्ड भारत ड्रोन महोत्सव 2022। भारत, देखिए इंडिया में क्या वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो देखिए हर प्रकार का यूज़ होता है ड्रोन का भी रिसेंट टाइम में। तो अभी क्या है कि जिससे हर प्रकार के स्टार्टअप्स हैं। अब गवर्नमेंट इंडिया को तो पता नहीं कौन कौन से स्टार्टअप के पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है ड्रोन को यूज़ करने के लिए, तो इन्होंने क्या किया, एक महोत्सव का आयोजन करवाया, भारत ड्रोन महोत्सव। और ये कहा कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं, आपके पास जितना भी ड्रोन का यूजेज है वो आप लेकर आइए और हमें शोकेस कीजिए। और इसी दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इन सभी के शोकेस देखे। मोर देन 70 एग्जीबिटर्स ने इसमें पार्टिसिपेशन लिया और एग्जीबिटर्स ने 70 प्रकार के ही ड्रोन्स के यूजेस दिखाए। और इसमें एक इम्पोर्टेंट यूजेस बनता है कि एक स्टार्टअप ने दिखाया जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइंग टैक्सी E200 उसका फ्लाइंग टैक्सी का नाम है। और ये फ्लाइंग टैक्सी किस कंपनी ने बनाई है, किस स्टार्टअप ने बनाया है, तो ई प्लान ने। ई प्लान स्टार्टअप है जो कि चेन्नई का स्टार्टअप है और इसी ने फ्लाइंग टैक्सी E200 का एग्जीबिशन किया। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्लाइंग टैक्सी जो कि इंडिया की पहली है फ्लाइंग टैक्सी और इसका नाम है E200 और इसे बनाया है ई प्लेन ने। और ये कहाँ की है, चेन्नई का स्टार्टअप है। इतना आप याद रखिए। अगर हम बात करें रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो इन्होंने एक योजना लॉन्च की थी। हालांकि नई नहीं है योजना पुरानी, जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर स्वामित्व योजना। प्राइम मिनिस्टर स्वामित्व योजना ये इसलिए न्यूज़ में क्योंकि ड्रोन का सबसे पहले यूज़ है ना, ये इसी योजना में हुआ था। और इस योजना में गाँवों में जो भूमि है उसका आंकलन करने, उसका सर्वे करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। और इसमें ड्रोन्स का पहला यूज़ यहीं पे हुआ था, यानी गवर्नमेंट की तरफ से जो पहला यूज़ था ऑफिशियल, वो इसी योजना में हुआ था। ये भी याद रखिए। और फ्लाइंग टैक्सी की ही अगर हम बात करें तो दुनिया का सबसे पहला फ्लाइंग टैक्सी एयरपोर्ट कहाँ लॉन्च हो रहा है, जिसे वर्टीपोर्ट भी कहा जाता है। तो फ्लाइंग जो एयरपोर्ट है वह यूके में ओपन हुआ है रिसेंटली, ये भी आप याद रखिए। और उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसे हेल्थ केयर से रिलेटेड सेवाएं प्रदान करने के लिए कॉमर्शियल यूज़ किया है ड्रोन्स का। कॉमर्शियल यूज़ ऑफ ड्रोन्स करने वाला पहला राज्य बन गया उत्तराखंड। और इसे जिस कंपनी के द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएगी उस कंपनी का नाम है रेड क्लिफ लैब्स। ये कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगी, यानी ड्रोन्स का कॉमर्शियल यूज़ इन हेल्थ केयर सेक्टर प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। अगली न्यूज़ है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे डेवलप्ड बैटरी इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड ड्यूल मोड लोकोमोटिव। ड्यूल मोड लोकोमोटिव का क्या मतलब है, जैसे लोकोमोटिव यानी रेलवे का इंजन, ठीक है। और ये रेलवे इंजन इलेक्ट्रिसिटी से भी चलेगा, साथ में बैटरी से भी चलेगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही तो ये बैटरी से चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी आ रही तो बैटरी बंद, इलेक्ट्रिसिटी यानी दोनों से ऑपरेटेड होगा ये लोकोमोटिव। और इस लोकोमोटिव का नाम है नवदूत। और नवदूत ये किसने डेवलप किया है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने। वेस्ट सेंट्रल रेलवे, और वेस्ट सेंट्रल रेलवे पहला सेंट्रल रेलवे बन गया है जिसने 100% इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रही है अपनी मतलब लोकोमोटिव्स में, अपने पूरे वेस्ट सेंट्रल रेलवे पर, यानी 100% इलेक्ट्रिसिटीफाइड बन गया है वेस्ट सेंट्रल रेलवे। और रिसेंटली जो नवदूत है जो कि ड्यूल ऑपरेटेड लोकोमोटिव बन गया है, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्लस बैटरी, ये आप याद रखिए। और वेस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है जबलपुर, जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है, ये भी आप याद रखिए। और रिसेंटली एक रेलटेल है, जो कि रेलटेल क्या करती है, इंडियन रेलवे के जितने भी स्टेशन है वहाँ पर फ्री वाईफाई प्रोवाइड करने का काम करती है। और इसने रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च की, एक योजना लॉन्च की जिसका नाम है PM वानी। इसकी फुल फॉर्म आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है, प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। और इस योजना के तहत
स्टार्टिंग फेज़ में 100 रेलवे स्टेशन को कवर किया है जहाँ पर फ्री वाईफाई प्रोवाइड करवाई जाएगी, ये भी आप याद रखिए। और इंडियन रेलवे फोर्स इसने रिसेंटली एक ऑपरेशन सतर्क भी लॉन्च किया था। और रिसेंटली राजस्थान के बाड़मेर में एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है मियाँ का बाड़ा, उसको रीनेम करके कर दिया है महेश नगर हाल्ट, ये भी आप याद रखिए। रेलवे की बात करें तो रेलवे के चेयरमैन का नाम है वीके त्रिपाठी इनके चेयरमैन और सीईओ का नाम है रेलवे के। अगला प्रश्न है, यूनियन गवर्नमेंट एक्सटेंडेड प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम टिल फाइनेंशियल ईयर 2026 विद एन आउटले ऑफ 13,554.42 करोड़। 13,554.42 करोड़ रुपए का आउटले जारी किया है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के लिए। और इसे कब तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है? 2026 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। और इसे एक्सटेंड किया गया है 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल के हिसाब से। 15th फाइनेंस कमीशन जो कि 2021-22 से स्टार्ट हुआ है और 2025-26 तक चलेगा। और ये योजना भी इसी टाइम के हिसाब से 2025-26 तक चलेगी, इतना आप याद रखिए। और प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम का मकसद है एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना। और ये जो साइकिल है 2026 तक की 5 साल की, इसमें लगभग 40 लाख लोगों को जॉब दिया जाएगा। और कैसे जॉब दिया जाएगा देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। इसके तहत सब्सिडीज प्रोवाइड करवाई जाएगी जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी स्टैब्लिश करना चाहते हैं उन लोगों, और जो सर्विस एंटिटी स्टैब्लिश करना चाहते हैं उन लोगों। इनका एक लिमिटेड क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया के हिसाब से उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा सब्सिडी। अब देखिए, जो पहले क्या होता था कि 25 लाख रुपए के तक के जितने भी जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ थी उनको इसमें कवर किया जाता है, उन्हें इसमें सब्सिडी दी जाती थी, यानी मैक्रो एंटिटीज़ को। लेकिन इसकी लिमिट को बढ़ाकर कर दिया है 50 लाख की। अगर कोई एंटिटी 50 लाख रुपए तक का कोई प्रोजेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में, उसको इस स्कीम में शामिल किया जाएगा। और सर्विस सेक्टर में अगर वह 20 लाख रुपए का अगर वह यूनिट है 20 लाख रुपए की कैपिटल के साथ में स्टार्ट हो रहा है, तो उस सर्विस सेक्टर को भी इस स्कीम में इंक्लूड किया जाएगा। जो पहले 10 लाख रुपए थी, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, इसकी सर्विस जो प्रोजेक्ट अगर लॉन्च किया जाएगा सर्विस सेक्टर में तो उसे 20 लाख कर दिया गया है। ये भी आप याद रखिए। नया डेटा है 50 लाख मैन्युफैक्चरिंग में और 20 लाख सर्विस सेक्टर में इसे शामिल किया गया है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम में। तो आउटले और ये चीज़ें आप याद रखिए। और 15th फाइनेंस कमीशन के हेड करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है, कौन इसे हेड कर रहा है 15th फाइनेंस कमीशन को? तो आंसर बनेगा NK सिंह के द्वारा इसे हेड किया जा रहा है। और ये प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के बारे में आप देख सकते हैं। और लगभग अब तक 7.8 माइक्रो एंटरप्राइजेज इसमें रजिस्टर हो चुकी है, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दोनों। इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो 18 साल की उम्र होनी चाहिए। 18 साल से पहले कोई इसे अप्लाई नहीं कर सकता। 18 साल का अगर हो गया है तो वह प्रोजेक्ट की जो मैंने पिछली जो स्लाइड में बताया उसके हिसाब से वह अप्लाई कर सकता है। और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंतर्गत आती है ये प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। और इसे इंप्लीमेंट कौन सी एजेंसी कर रही है? तो KVICC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन इसे इंप्लीमेंट कर रहा है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। लेकिन एक कैटेगरी के कोयर कैटेगरी में कोयर बोर्ड इसे इंप्लीमेंट कर रहा है। बाकी सब कैटेगरी की जितने भी बिजनेसेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे सर्विस सेक्टर के, इसे खादी विलेजेस एंड कमीशन अप्लाई इसे रेगुलेट कर रही है। ये भी आप याद रखिए। और इसमें कुछ क्राइटेरिया है, ये आप देख लीजिए। अगर मैं कोई कैंडिडेट अगर मैन्युफैक्चरिंग चाहे सर्विस हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, वह अगर SC ST OBC और वुमेन है, ट्रांसजेंडर है, फिजिकली डिसेबल्ड है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से है या एस्पायरेशनल एंड बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से आता है, तो उसे वह सब्सिडी मिलेगी। अगर वह गाँव में अगर ओपन कर रहा है, रूरल एरियाज़ में अगर वह ओपन कर रहा है तो उसे मिलेगा 35%। लेकिन अगर वह अर्बन एरिया में ओपन कर रहा है तो उसे मिलेगा 25%। अर्बन और रूरल में कन्फ्यूज मत होइए। 25% तो मिलेगा अर्बन में और रूरल एरिया में मिलेगा 35% की सब्सिडी। अगर वह जनरल कैटेगरी से वह है अगर एप्लीकेंट्स, तो उसे मिलेगा 15% तो मिलेगा अर्बन में और 25% मिलेगा रूरल में। ये डेटा आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट न्यूज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इनॉग्रेटेड सामाजिक अधिकारिता शिविर जो आयोजित किया गया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। इसका मकसद है कि जितने भी बुजुर्ग डिसेबल्ड व्यक्ति है उन लोगों को जैसे व्हील चेयर प्रोवाइड करवाना, उनसे रिलेटेड जो भी उनकी डिसेबिलिटी से जो चीज़ें होती है वो उन्हें प्रोवाइड करवाना, ये मकसद है सामाजिक अधिकारिता शिविर का। और ये शिविर राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत
आयोजित किया गया था। और इस योजना का मकसद यही है कि जो बीपीएल कैटेगरी है और सीनियर सिटीजन्स है, जो डिसेबल्ड व्यक्ति है, उन लोगों को उनसे रिलेटेड सुविधाएं और उनको एड्स प्रोवाइड कराना, ये इस योजना का मकसद है। और इसी के तहत एक शिविर आयोजित किया गया जिसका नाम है सामाजिक अधिकारिता शिविर। एग्जाम में डायरेक्ट पर्सन ये पूछा जाएगा कि ये जो शिविर है, ये जो अधिकारिता शिविर ये आयोजित हुआ तो इसे किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आयोजित कराया गया, तो आंसर बनेगा सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। या राष्ट्रीय वयोश्री योजना किस मिनिस्ट्री के तहत आती है, तो ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट अपना आंसर बनेगा। और राष्ट्रीय वयोश्री योजना जिसे 2017 में लॉन्च किया गया था, 2017 में इसे लॉन्च किया गया था। अगली न्यूज़ है प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर रिलीजेस बेनिफिट्स अंडर पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम। देखिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम आपको पता है कोविड के कारण लॉन्च की गई थी और इसे रिसेंटली इसका जो बेनिफिट्स थे वो ऑर्फन बच्चों के लिए रिलीज़ कर दिया है प्राइम मिनिस्टर ने। अच्छा, ये स्कीम की बात करते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए स्कीम बनेगी। स्कीम को लॉन्च किया गया था मई 2021 में, मई 2021 में लॉन्च किया गया था। और अगर कोई भी बच्चा अगर वह मार्च 11 मार्च 2020 से फरवरी के लास्ट यानी 28 2022 तक अगर कोई बच्चे उसके अगर पेरेंट्स की अगर कोविड के कारण डेथ हो जाती है या किसी गार्जियंस की जो उसके केयरिंग करते हैं उनकी अगर डेथ हो जाती है यानी वह ऑर्फन हो जाता है, अनाथ हो जाता है, तो उन बच्चों को इस पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम में शामिल किया जाएगा। ये तो होगी डेट की बात, किन बच्चों को शामिल किया जाएगा। बात करते हैं इसे इम्प्लीमेंट कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है, तो आंसर बनेगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत ये आता है और यही इसे इम्प्लीमेंट कर रही है, जिसके अंदर क्या दिया जाएगा, उन बच्चों को दिया जाएगा 4000 रुपये पर मंथ एज ए स्टिफंड, आप कह सकते हैं उनके केयरिंग के लिए उन्हें अमाउंट दिया जाएगा। और जैसे ही वह अडल्ट हो जाते हैं यानी 23 साल की उम्र को यानी 18 की एज के बाद में तो उन्हें एजुकेशनल लोन भी दिया जाएगा, ठीक है। और 23 के बाद में उन्हें एक मुश्त 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो उसका कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे शादी पर्पज़ के लिए देख सकते हैं आप, चाहे फिर आगे की एजुकेशन या बिजनेस किसी भी प्रकार के लिए वह यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर कोई बच्चा 18 से 23 साल की उम्र के बीच में है और उनके पेरेंट्स अगर कोविड के कारण डेथ हो जाती है इस डेट के बीच में, तो उन्हें एक मुश्त 10 लाख रुपीज़ दिए जाएंगे। उन्हें 4000 मंथ का कोई सिस्टम नहीं रखा जाएगा। ये भी आप याद रखिए, यही चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती है, बाकी और भी कई चीज़ें हैं लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना ही इसमें बनेगा। अगली न्यूज़ है परम अनंता सुपर कंप्यूटर है, इसे रिसेंटली आईआईटी खड़गपुर में इनॉग्रेट किया गया या कमीशन किया गया। ये परम जो कि एक सीरीज़ है, परम सीरीज जो कि एक मिशन है इंडिया का जिसका नाम है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। इस मिशन के तहत परम सीरीज़ को इस्टेब्लिश किया जाएगा सुपर कंप्यूटिंग में, परम सीरीज़ को स्थापित किया जाएगा। और रिसेंटली हमने कल परसों ये पढ़ा था कि एक परम पोरुल सुपर कंप्यूटर का भी इनॉग्रेशन किया था। और यह कहाँ पे किया था, एनआईटी ट्रिची में इसका इनॉग्रेशन किया गया था जो कि तमिलनाडु में है। और अब परम अनंता का आईआईटी खड़गपुर में इसका इनॉग्रेशन किया गया है। इन दोनों की स्पीड सेम है, आईआईटी अनंता की और आईआईटी पोरुल की 838 टेराफ्लॉप। और परम सीरीज़ का जो सबसे फास्टेस्ट जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम सिद्धि एआई और इसकी स्पीड है 5.267 पेटाफ्लॉप, यानी इससे 1000 गुना ज़्यादा होती है टेराफ्लॉप से पेटाफ्लॉप। तो आप देख सकते हैं 838 से लगभग 6 गुना ज़्यादा है इसकी स्पीड। तो फास्टेस्ट कंप्यूटर तो यही है परम सिद्धि एआई। और ये भी आप याद रखिए, इसे कहाँ इस्टेब्लिश किया गया, आईआईटी गांधीनगर में इसे इस्टेब्लिश किया गया है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है इंडिया एंड बांग्लादेश जॉइंटली मेड ए मूवी कॉल्ड मुजीब द मेकिंग ऑफ नेशन। देखिए मुजीब शब्द लिया गया है शेख मुजीबुर रहमान से। शेख मुजीबुर रहमान कौन है, शेख मुजीबुर रहमान है शेख हसीना जो कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर, इनके फादर, और इन्हें बंगबंधु के नाम से भी जाना जाता है, यानी फादर ऑफ बांग्लादेश है। जैसे फादर ऑफ इंडिया का महात्मा गांधी को जाना जाता है वैसे फादर ऑफ बांग्लादेश को किनको जाना जाता है, शेख मुजीबुर रहमान को। और ये जो मूवी है ये इन्हीं की लाइफ पर बेस्ड है और इसे इंडिया और बांग्लादेश दोनों ने मिलकर इस मूवी को बनाया है। और इस मूवी को जिसने बनाया उस डायरेक्टर का नाम है श्याम बेनेगल, और श्याम बेनेगल एक इंडियन फिल्म मेकर है, इतना आप याद रखिए। 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि मुजीब द मेकिंग ऑफ नेशन ये किस डायरेक्टर ने डायरेक्ट की है, तो आंसर बनेगा श्याम बेनेगल। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। टाटा AIL लाइफ अनाउंसेस इंडस्ट्रीज फर्स्ट स्मार्ट वैल्यू इनकम प्लान। स्मार्ट वैल्यू इनकम प्लान क्या है, ये एक पहला इंश्योरेंस सेक्टर में लॉन्च किया गया इस प्रकार का पहला एक इनिशिएटिव कह सकते हैं या फिर एक इंश्योरेंस प्लान है।
इस प्लान में क्या है कि अगर आपकी किसी महीने में आपके पास पैसा नहीं है और लेकिन आपको प्रीमियम पे करना है, तो आप अगर आपके पास बोनस पहले से पड़ा हुआ है तो आप उस बोनस से पेमेंट कर सकते हैं स्मार्ट वैल्यू इनकम प्लान के तहत। ये है, इसे लॉन्च किया है टाटा AIL लाइफ इंश्योरेंस ने, यानी बोनस के थ्रू आप अपना प्रीमियम पे कर सकते हैं। और ये किन किन लोगों के लिए अवेलेबल है, ये 1 साल से लेकर 65 साल 65 ईयर के जो लोग हैं वो इसमें इसे ज्वाइन कर सकते हैं, इस स्कीम को, या कह सकते हैं इस प्लान को। और इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है वो मैक्सिमम 100 ईयर्स है, 100 साल तक की मैच्योरिटी पीरियड तक ही अप्लाई होगा। अगर आप 101 ईयर्स में अगर आपकी डेथ होती है तो आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। आपको एनरोल तो इस एज के बीच में करना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद अगर आपकी कभी भी डेथ हो जाती है या कुछ हो जाता है तो इस प्लान के हिसाब से जो भी इसमें कंडीशंस है, जो भी अमाउंट आपको दिया जाएगा उस हिसाब से इस एज के बीच में दिया जाएगा, उसके बाद नहीं दिया जाएगा। एग्जाम पॉइंट भी सिंपल इतना याद रखिए, स्मार्ट वैल्यू इनकम प्लान जो कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, जो बोनस अगर आप डायरेक्ट पेमेंट ना करके बोनस से सेटल कर सकते हैं। ये लॉन्च किसने किया है, तो आंसर बनेगा टाटा AI लाइफ ने। अगली न्यूज़ है जयंत आर वर्मा विल बी हेड रीस्ट्रक्चर्ड रिस्क मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी। रिस्क मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी ये पहली कमेटी नहीं है, पहले भी बन चुकी थी, लेकिन इसको रीस्ट्रक्चर्ड किया गया, यानी इसके कमेटी हेड दूसरे अपॉइंट किए गए हैं और उनका नाम है जयंत आर वर्मा। जयंत आर वर्मा विल हेड रिस्क मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी। और ये क्या करेगी, ये करेगी रिव्यू द रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क फॉर द कैश एंड डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या होती है, जैसे कि जितने भी कमोडिटीज़ कैपिटल मार्केट में हैं, जितने भी कमोडिटीज़ है उन सभी को डेरिवेटिव्स ही कहा जाता है। तो इतना आप याद रखिए, इनके हेड का क्या नाम है, जयंत आर वर्मा। किस कमेटी के, रिस्क मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी के, जिसे कॉन्स्टिट्यूट किसके द्वारा किया गया है, सेबी के द्वारा, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा इसे स्थापित किया गया है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है पंकज शर्मा अपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम मेंबर ऑफ PFRDA। ये चेयरमैन नहीं अपॉइंट हुए, ये मेंबर अपॉइंट हुए हैं पार्ट टाइम। उनका नाम है पंकज शर्मा, आप फोटो में देख सकते हैं, यही है पंकज शर्मा। देखिए PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसमें क्या है कि एक तो होता है चेयरमैन, 3 होते हैं होल टाइम चेयरमैन, होल टाइम मेंबर, और 3 होते हैं पार्ट टाइम मेंबर। 3 तो हो गए पार्ट टाइम मेंबर, 3 हो गए होल टाइम मेंबर, और 1 होता है चेयरमैन, यानी टोटल 7 मेंबर होते हैं PFRD में। और चेयरमैन तो वही हैं जो पहले थे, सुप्रीतो बंदोपाध्याय, लेकिन सुप्रीतो बंदोपाध्याय तो चेयरमैन है ही, लेकिन इसके जो 3 पार्ट टाइम मेंबर है उनमें से 1 पार्ट टाइम मेंबर को रिप्लेस किया है पंकज शर्मा ने, यानी नए जो पार्ट टाइम मेंबर बन गए उनका नाम है पंकज शर्मा। इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी PFRD एजेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से ये भी अपॉइंटमेंट भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। PFRD की स्थापना 2003 में हुई थी, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है PFRDA। आप चेयरमैन का भी नाम याद रखिए, सुप्रीतम बंदोपाध्याय। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है वर्ल्ड नो टोबैको डे 2022 इज़ एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन, ये 2020 हटा दीजिए, वर्ल्ड नो टोबैको डे इज़ एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन 31 में। हर साल 31 में यानी मंथ में के लास्ट डे को मनाया जाता है वर्ल्ड नो टोबैको डे। और इस साल भी मनाया गया, और ये मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। और टेड्रोस अधानोम उनको रिसेंटली रीअपॉइंट कर दिया गया है एज ए WHO हेड। और तो वर्ल्ड नो टोबैको डे, इस साल की थीम है टोबैको थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट, थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट, टोबैको थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट। ये इस साल की थीम है वर्ल्ड नो टोबैको डे की, जो हर साल 31 मई को मनाया जाता है। लास्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल एवरेस्ट डे 2022। ये कह सकते हैं इंटरनेशनल एवरेस्ट डे हर साल 29 मई को मनाया जाता है। 29 मई को हर साल कौन सा डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे। और इस दिन को मनाने का रीज़न ये है कि एवरेस्ट को, माउंट एवरेस्ट को, जो कि सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की, उसे फतह करने वाले पहले 2 कैंडिडेट, एक तो है तेंजिंग नोर्गे और एक है सर एडमंड हिलेरी। सर एडमंड हिलेरी और तेजिंग नोर्गे, जो कि नेपालियन है, नेपाली इंडियन है, तेजिंग नोर्गे, इन्होंने, और सर एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड से, इन दोनों ने 29 मई 1953 को इसे पहली बार फतह किया था, माउंट एवरेस्ट को। इसी डेट के कारण हर साल इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मनाया जाता है। तो ये था आज 3 जून का करंट अफेयर्स। कैसा लगा सेशन, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में 4 जून की, तब तक के लिए गुड बाय।